तो दोस्तों आज जो है कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं विपणन का ये अगला भाग है। ये जो सीरीज चल रही है ये यूपीपीएससी कृषि सेवा मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र हेतु दिए गए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो है इस सीरीज का कृषि विपणन व्यवस्था में ये आखिरी वीडियो है। इसमें चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है कृषि विपणन व्यवस्था में परिवहन। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। परिवहन कार्य में कृषि उत्पादों को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करता है, जिससे वस्तुओं में स्थान उपयोगिता उत्पन्न होती है। वस्तुओं की कुल विपणन लागत में परिवहन कार्य की लागत का प्रतिशत अन्य विपणन कार्यों की लागतों की अपेक्षा साधारणतया अधिक होता है। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए उपलब्ध परिवहन साधन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भारत में ये 3 प्रकार से परिवहन होता है कृषि उत्पादों का। पहला है थल परिवहन। देखते हैं, थल परिवहन साधनों में मानव, पालतू पशु, बैल एवं ऊंट गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक, लोडर एवं रेल प्रमुख हैं। इन साधनों से जो है कृषि उत्पादों का परिवहन किया जाता है। अगला है जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत वस्तुएं नदियों, नहरों एवं समुद्र के माध्यम से परिवहन की जाती हैं। तीसरा बिंदु है वायु परिवहन। हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर भी देश में अति आवश्यक स्थिति होने पर, यानी देश के अंदर कभी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ जाती है तब, अथवा दूसरे देशों को वस्तुएं पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वायु परिवहन द्वारा भी कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, और जहां पर इन कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है, यानी परिवहन के द्वारा आवश्यकता, ठीक है, स्थान की आवश्यकता के अनुसार परिवहन किया जाता है। आगे देखते हैं, परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिनसे जो है परिवहन में आने वाली जो लागत होती है वो प्रभावित होती है। पहली है दूरी। अगर किसी कृषि उत्पाद को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर ले जाना है तो उसमें परिवहन लागत कम होगी। अगर उसी को 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर ले जाना है तो उसकी परिवहन लागत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से दूरी से प्रभावित होता है। अगला बिंदु है परिवहन साधन। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के परिवहन साधन द्वारा जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि उत्पादों का परिवहन कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं सड़क की स्थिति। रोड कैसी है, ठीक ठाक है या रोड बनी नहीं है, कच्चा रास्ता है। ठीक है, अगला बिंदु है वस्तुओं के शीघ्रनाशी गुण का होना, यानी कि जिस कृषि उत्पाद को हम परिवहन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, वो किस तरह का है, जल्दी खराब होने वाला है या देर तक उसको रखा जा सकता है, उसको दूरी के हिसाब से दूर तक संरक्षित किया जा सकता है, इसका भी परिवहन लागत पर प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है मौसम। अब मान लीजिए वर्षा का मौसम है, रास्ता ठीक नहीं है, पानी भर गया है, तो ऐसी स्थिति में परिवहन लागत अधिक आएगी। अगला बिंदु देखते हैं, बिंदु नंबर 6, परिवहन की जा रही वस्तु की मात्रा। अब कितनी मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि उत्पाद की भेजी जा रही है, उससे भी लागत पर प्रभाव पड़ता है। अगला है परिवहन साधनों में प्रतिस्पर्धा, यानी कृषि उत्पादों का जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर रहे हैं
उन साधनों की संख्या कितनी है और उनकी आपस में कितनी प्रतिस्पर्धा है, इसका भी प्रभाव परिवहन लागत पर पड़ता है। ज़्यादा अधिक परिवहन साधन होंगे तो परिवहन लागत कम पड़ेगी, ठीक है, और अगर उनकी संख्या कम है तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। अगला देखते हैं टॉपिक, अगला है कृषि उत्पादों के परिवहन में प्रमुख समस्याएं। इन पर देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं आती हैं परिवहन के दौरान कृषि उत्पादों के। कृषि उत्पादों में शीघ्रनाशी गुण होने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए परिवहन साधनों की कमी तथा सड़कों का अभाव है, ठीक है। परिवहन साधन जितनी संख्या में होना चाहिए वो नहीं है, और सड़कों की समस्या है। कच्चे रास्ते हैं, पता चलता है कि कुछ दूर रास्ता बना है, आगे कोई पुलिया नहीं है या पुलिया है वो टूटी हुई है, ठीक है। तो अब उस कृषि उत्पाद को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए दूसरे रास्ते से व्यक्ति जाएगा, तो दूसरे रास्ते को चयन करेगा तो उसमें तो समय अधिक लगेगा। अब समय अधिक लगेगा, पता चले वो शीघ्रनाशी गुण वाला उसमें कृषि उत्पाद है तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, वो जल्दी नष्ट भी हो सकता है। दूसरी चीज, परिवहन लागत भी उसमें अधिक आएगी। तो पहला बिंदु ये है। अगला देखते हैं दूसरा बिंदु, परिवहन के दौरान कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी हो जाना। अब कोई भी कृषि उत्पाद है, शीघ्रनाशी है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो उसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें जो है कमी हो जाती है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, कृषि उत्पादों की प्रति इकाई परिवहन लागत का अधिक होना, ये भी समस्या है परिवहन में। चौथा बिंदु है, अधिक दूरी तक परिवहन करने के लिए विभिन्न परिवहन साधनों जैसे ट्रक एवं रेल में समन्वय न होना। समन्वय ना होना मतलब मान लीजिए किसी रेल यातायात से हमने किसी कृषि उत्पाद को मंगाया, कोलकाता से मान लीजिए फिश को वहां से हम मंगाए दिल्ली के लिए। अब पता चलता है कि रेल जो है लेट हो गई, देर हो गई, तो उसे आना था आज और वो पहुंच रही है 2 दिन के बाद। तो ये एक समन्वय की समस्या है ट्रक एवं रेल में, ठीक है। पांचवा बिंदु देखते हैं, नियंत्रित तापमान युक्त परिवहन वाहनों में कमी होना। नियंत्रित तापमान, मान लीजिए कोई अतिशीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ हमने जो है मंगाया है। अब उस कृषि उत्पाद को एक लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए जब तक उसमें नियंत्रित तापमान नहीं होगा तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मांस उत्पाद है, स्लॉटर हाउस से हम मीट लेकर चले वहां से, तो उसको हम इस तरह से नहीं अपने जो है रिटेलर तक पहुंचा सकते। उसको पहुंचाने के लिए हमको नियंत्रित तापमान युक्त वाहन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, विभिन्न पत्तनों एवं रेलवे स्टेशनों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में कमी होना। होता क्या है, मान लीजिए हमने किसी कृषि उत्पाद जिसको हमने इंपोर्ट किया और किसी वो बंदरगाह पे पहुंचा या पत्तन पे पहुंचा, तो क्या हुआ, अब वहां से उसको देश के अन्य भागों में परिवहन करना है। अब वो अतिशीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है,
तो उसको भंडारित करने के लिए, ठीक है, पत्तनों, रेलवे स्टेशनों पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कमी है। आगे देखते हैं। तो ये परिवहन से संबंधित इतनी बातें थीं, ठीक है। प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि कृषि विपणन व्यवस्था में, कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था में परिवहन संबंधी क्या समस्याएं हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, या परिवहन लागत में परिवहन लागत किस तरह से प्रभावित होती है, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये जो, ठीक है, था, इस पे हमने चर्चा किया कृषि विपणन व्यवस्था पे। इसमें एक टॉपिक और है, इसमें कृषि का उत्पादन अधिशेष, इस पर देखते हैं। कृषकों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों की संपूर्ण मात्रा का विक्रय कृषकों द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। कृषक किसी भी वस्तु की उत्पादित मात्रा में से घरेलू आवश्यकताओं की मात्रा रखने के बाद शेष बची हुई मात्रा को विक्रय करते हैं। कृषकों का उत्पादन अधिशेष दो प्रकार का होता है, ठीक है भाई। कृषि उत्पादन अधिशेष वही होता है जो किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करता है। एक वर्ष तक वो भंडारित कर लेगा, इसमें हमको जो है खाने की पूर्ति होती रहे, साथ साथ वो जो भी मजदूर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा करिएगा, हमको मजदूरी के रूप में यही उपज दे दीजिएगा, तो वो उसको उसके रूप में देता है। दूसरी चीज, कुछ कृषक क्या करते हैं, बीज के रूप में भंडारित कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद, जैसे दाने के रूप में, पशुओं को दाना देने के रूप में वो भी बचा लेते हैं। तो ये सब निकालने के बाद जो कृषि उपज बचती है, ठीक है, वो कृषक जो है मार्केट में उसको बेचता है, और इसी को कृषि उत्पादन अधिशेष कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये दो प्रकार का है। पहला है विक्रय होने योग्य अधिशेष, दूसरा है विक्रीत अधिशेष अथवा बिक्री किया गया अधिशेष। पहले पे देखते हैं विक्रय होने योग्य अधिशेष। ये क्या होता है? यह वह मात्रा है जिसे कृषकों द्वारा कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। कुल उत्पादन की मात्रा में से कृषक अपनी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे परिवार के उपभोग, बीज, पशुओं के लिए दाना, श्रमिकों की मजदूरी का वस्तु के रूप में भुगतान की मात्रा को घटाने पर जो शेष रहती है वह उस वस्तु की विक्रय होने योग्य अधिशेष राशि कहलाती है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं विक्रीत अधिशेष अथवा बिक्री किया गया अधिशेष। कृषि उत्पादों की वह मात्रा जो कृषकों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप से अथवा व्यापारियों को अथवा दोनों को वास्तव में विक्रय किया जाता है। अब देखिए, विक्रय होने योग्य अधिशेष में मान लीजिए 10 कुंतल जो है किसान के पास कोई कृषि उत्पाद हुआ। अब उस 10 कुंतल को क्या किया, उसने एक अपने भंडार गृह में उसने भंडारित कर दिया। लेकिन उस भंडार गृह में से उसने क्या किया, 4 कुंतल, मान लीजिए गेहूं था कृषि उत्पाद के रूप में, 4 कुंतल उसने क्या किया, सीधे सीधे व्यापारियों को या उपभोक्ता को उसने बेच दिया। तो उसने विक्रीत अधिशेष कितना किया, कितना उसने विक्रय किया, यानी कि 4 कुंतल ही उसने विक्रय किया। लेकिन उसके पास विक्रय योग्य अधिशेष कितना है, 10 कुंतल है, यानी अभी वो 6 कुंतल और बेचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें
बिक्री किए गए अधिशेष की मात्रा उत्पादक कृषकों के स्वयं के परिवार की आवश्यकता, पशुओं के लिए दाना, बुआई के लिए बीज, श्रमिकों को भुगतान के लिए वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त वस्तु की प्रचलित कीमत, प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं की कीमत, कृषकों को वित्त की आवश्यकता एवं भावी कीमतों की स्थिति आदि पर निर्भर होती है। होता क्या है? मैंने गेहूं का उदाहरण दिया। इसमें पता चलता है कि मार्केट में गेहूं का रेट डाउन हो गया, या कृषक को लगता है कि भविष्य में गेहूं का रेट बढ़ेगा, तो उसने 4 कुंतल तो बेचा था, लेकिन उसको संभावना है कि रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ने पर वो 6 कुंतल और बेचेगा। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए वो क्या कर लेता है, 6 कुंतल वो अपना भंडारित कर लेता है, और जब उसको आवश्यकता होती है तब वो उसको भी मार्केट में बेच देता है। इस तरह से ये 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, और इनको अब किसान को वित्त की आवश्यकता, मान लीजिए किसान को पैसे की आवश्यकता है और रेट उसका डाउन है गेहूं का, तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा गेहूं मार्केट में बेचेगा और अपने वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो विक्रीत अधिशेष और विक्रय होने योग्य अधिशेष दोनों अलग अलग बातें हैं। विक्रय होने योग्य अधिशेष अधिक हो सकता है, जबकि विक्रीत अधिशेष कम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो ये आज का टॉपिक था, और ये टॉपिक जो है सिलेबस के आधार पर आधारित है। ठीक है, और अगला टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्र से संबंधित लेकर आऊंगा। ठीक है, कुछ व्यस्तता के कारण इधर मैं जो है वीडियो नहीं बना सका। अब लगातार जो है वीडियो आता रहेगा, और मैं आशा करता हूं आप इसके नोट्स बनाते जाएंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है प्री परीक्षा को, उनके लिए तो ये लाभदायक है ही। साथ में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में कृषि सेवा के पद आते ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में, और यही सिलेबस है, तो उनको इन वीडियो और इस मटेरियल से लाभ होता रहेगा। ठीक है, हम अपनी